हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूट केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नर्स्ड इक्वेशन की और उसके कुछ एप्लीकेशंस की। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल, और उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है बाय सॉल्ट ब्रिज। मींस एक्सटर्नली ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल ज्वाइन किया जाता है बाय सर्किट, और इंटरनली वो ज्वाइन किया जाता है बाय सॉल्ट ब्रिज। हमने कुछ टर्म्स भी देखी, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमें पता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन द मेटल और द इलेक्ट्रोड इज पुट इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ऑन सॉल्ट। लेकिन जब यहाँ पे टर्म स्टैंडर्ड ज्वाइन हो जाती है तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है वो कंडीशंस जहाँ पर टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम बोल सकते हैं 298 केल्विन, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इन कंडीशन को हम स्टैंडर्ड बोल देते हैं, और यहाँ पर कंसंट्रेशन हो जाती है 1 मोलर। इसी तरीके से हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पता लगाया था। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, इसका पोटेंशियल हम 0 कंसिडर करते हैं। फिर हमने बात की थी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की, जहाँ पे हम दो अलग अलग ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल के अंदर दोनों ही इलेक्ट्रोड्स अलग अलग रखते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड, और इसके लिए हम फिर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हमने बात की थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, जहां पर हमने रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं एज पर IUPAC। तो जहां पर हमने रिडक्शन पोटेंशियल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था, उस पूरी सीरीज को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते थे। और फिर हमने उसकी कुछ एप्लीकेशंस देखी थी और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए थे। इस डायग्राम को मैं बार बार आपको रिवाइज करा रही हूँ इस पूरे चैप्टर में। इस डायग्राम को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जहाँ पर हमने ये देखा है कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल को हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, रिडक्शन हाफ सेल को हमेशा राइट साइड में रखते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ सेल जो होता है उसके अंदर एनोड होता है, और एनोड के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, और एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन हाफ सेल से हमेशा इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाता है, इलेक्ट्रॉन मूव्स आउट ऑफ द सेल। लेकिन अगर हम बात करें कैथोड की, तो कैथोड जो है वहां पर हमेशा रिडक्शन होगा, उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन मूव्स इनटू द हाफ सेल। चलिए आज की बात करते हैं। अभी तक आपने देखा यहाँ पर जो टर्म्स थी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, हमेशा हमने बात की थी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन की। क्या होगा अगर रिएक्शन की कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं हो, क्या हो अगर हम यहाँ पर जो कंसंट्रेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आयंस की 1 मोलर ना लें, तो भी जो वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग दिखाएंगे क्या वो सेल के पोटेंशियल की ही वैल्यू होगी? अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप यहाँ पर कंसंट्रेशन चेंज कर देंगे सॉल्यूशन की, तो उस कंसंट्रेशन के चेंज करने से आपके जो सेल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, वोल्ट मीटर के अंदर जो रीडिंग शो करते हैं वो भी चेंज हो जाएगी। सो व्हाट इफ रिएक्शन कंडीशंस नो लॉन्गर रिमेन्स कांस्टेंट? यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे मेरा मतलब है स्टैंडर्ड से। और स्टैंडर्ड मीन्स जब अगर टेम्परेचर हम चेंज कर दें 25 डिग्री सेल्सियस की जगह कुछ और टेम्परेचर हो जाए, मोलर कंसंट्रेशन कुछ और हो जाए अदर देन 1 मोलर, तो फिर रिएक्शन के सेल पोटेंशियल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये कैसे पता लगाएंगे और क्या इफेक्ट क्या पड़ने वाला है? इसका सबसे पहले पता लगाया था नर्स्ट ने। नर्स्ट ने क्या बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन है उसको हमें कैसे लिखना है, दोबारा से बोल रही हूँ, कैसे लिखेंगे हम? रिडक्शन हाफ रिएक्शन की फॉर्म में लिखना है। ये आपको नहीं देखना है कि वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है सेल के अंदर या रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन है। कोई भी रिएक्शन है उसको हमेशा आप रिडक्शन हाफ रिएक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर कोई भी मेटल आयन है, एन पॉजिटिव मतलब आयन की बात कर रहे हैं, यानी कि हम सॉल्ट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सॉल्ट फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में कब रहता है? सॉल्ट के फॉर्म में रहता है। कोई भी मेटल आयन है, इसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और ये सॉलिड मेटल के अंदर एम सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हो गया? इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, यानी कि क्या है? ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। तो इसके लिए उन्होंने डायरेक्ट रिलेशन दिया था कि अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन से तो हम निकाल ही सकते हैं, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की पूरी टेबल देख रखी है, लेकिन अगर यहाँ पर रिएक्शन जब स्टैंडर्ड नहीं है उस केस में इस रिएक्शन का हमें निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उन्होंने रिप्रेजेंट किया था कैसे? बाय मेजरिंग इट विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और वहां पर उन्होंने ये रिलेशन डेराइव किया था। क्या है ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यस, दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख ही सकते हैं, माइनस RT अपॉन NF,
Ln स्टैंड्स फॉर नेचुरल लॉग। यहाँ पर है ऊपर रिएक्टेंट के अंदर है कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ प्योर मेटल अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। लेकिन हमें क्या पता है, ये जो मेटल सॉलिड की बात कर रहे हैं इधर, ये देखिए ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखा हुआ है उन्होंने, प्रोडक्ट है दिस वन इज दिस। तो जो प्रोडक्ट है सॉलिड, इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। हमने लास्ट टाइम इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी किया था। तो इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, तो इसको हम कंसिडर करेंगे 1। सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज टेकन एज यूनिटी। तो इसी वजह से अब क्या टर्म्स बच जाएगी हमारे पास, हमने यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर इसको 1 रखा और बाकी क्या है एज इट इज लिख दिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्टीमेट रिलेशन और इसी को हम बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे जरा आप देखिए R क्या होता है, R इज गैस कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये गैस कांस्टेंट है। T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। यहाँ पर N क्या बताता है, N बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर देखिए कोई भी मेटल कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है किसी भी रिएक्शन में, वो N रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि जिंक है, जिंक क्या करता है Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और प्योर जिंक मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर क्या करता है Ag पॉजिटिव आयन की फॉर्म में रहता है और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सिल्वर मेटल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स जिंक के लिए N की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 2, लेकिन सिल्वर के लिए 1। थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट इज यहाँ पर है F स्टैंड्स फॉर फेराडे कांस्टेंट। तो फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96487। फेराडे कांस्टेंट को हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए आप ये याद रखिए कि F की वैल्यू होती है 96487 कूलम्ब पर मोल। तो T तो हमें पता ही है टेम्परेचर होता है और ये कंसंट्रेशन है। कौन सी कंसंट्रेशन, अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन। मींस अदर देन अगर 1 मोलर कंसंट्रेशन है तभी तो हम ये सारी वैल्यूज निकाल रहे हैं। अगर ये कंसंट्रेशन 1 मोलर ही होती तो फिर तो हम स्टैंडर्ड वैल्यू ही रख लेते, हमें फिर यहाँ पर अलग से सेल पोटेंशियल निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, अलग से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे फेवरेट सेल दैट इज डेनियल सेल की, क्योंकि इसकी रिएक्शन तो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो इस डेनियल सेल की रिएक्शन क्या होती है, हमेशा जिंक है वो Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। जिंक की हमेशा एनोड होती है। एनोड का मतलब क्या होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिंक जो है Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर का हमेशा रिडक्शन होता है, यानी कि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, प्योर कॉपर मेटल में कन्वर्ट होता है। याद होगा आपको डायग्राम, कॉपर की जो इलेक्ट्रोड थी वो इंक्रीज हो रही थी साइज में और जिंक की इलेक्ट्रोड थी वो डिक्रीज हो रही थी। खैर अब हम बात कर लेते हैं नर्स के अकॉर्डिंग, हम अलग से दोनों की है ना अलग अलग रिएक्शन लिखेंगे और आप ध्यान रखेंगे नर्स इक्वेशन लिखते वक्त आप हमेशा रिडक्शन वाली ही रिएक्शन लिखेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन ही लिखनी है। ठीक है, ये नहीं देखना है आपको कि यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम यहाँ पे जिंक के लिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे, नहीं, दोनों के लिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और कॉपर में कन्वर्ट हो गया, जिंक 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और प्योर जिंक मेटल में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो गई स्टैंडर्ड रिडक्शन रिएक्शन, पर हम स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं फॉर अ कंसंट्रेशन अदर देन 1 मोलर। तो इसके लिए नर्स इक्वेशन का यूज करके हम हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। तो ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर दिस कॉपर हाफ सेल। यहाँ पर कंडीशन क्या है, 1 मोलर कंसंट्रेशन नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा वही सेम क्या हमने निकाला था। यहाँ पर देखिए वापस मैं दिखा रही हूँ, किसी भी सेल की निकालनी है तो कैसे निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे रिएक्टेंट की बात क्योंकि प्रोडक्ट जो यहाँ पे सॉलिड रहता है उसकी हम 1 ले लेते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, यहाँ पे प्रोडक्ट सॉलिड है तो कॉपर की कंसंट्रेशन तो हम 1 कंसिडर कर ही लेंगे और रिएक्टेंट है यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव जो कि यहाँ पे आ रहा है यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर। तो बिल्कुल ऐसे ही हम एनोड की भी तो लिख सकते हैं। एनोड किसका था यहाँ पर डेनियल सेल के अंदर, जिंक का। तो जिंक के लिए भी आपने यही लिखा, यहाँ पर ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इनफैक्ट हमें बोलना चाहिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस RT अपॉन NF। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, आप देख भी सकते हैं इस रिएक्शन से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन कर रहा है। तो RT अपॉन NF ln 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। ये बात हो गई यहाँ पे जिंक आयन की। चलिए अब हम यहाँ पे अब तक हमने बात की है हाफ सेल रिएक्शन की, पूरे सेल की बात नहीं की है। ये जो 2 वैल्यूज है इससे हम पूरे सेल की बात करें, यहाँ से हमने क्या निकाला है
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर हाफ सेल। यहाँ से हमने क्या निकाला है, सॉरी, ओनली रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक हाफ सेल, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर हाफ सेल। स्टैंडर्ड तो ये वाली वैल्यूज है ना, ई नॉट वाली, ये वाली वैल्यूज स्टैंडर्ड है, और ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कॉपर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जिंक की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम पूरे सेल की बात करते हैं तो पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ये ई नोट स्टैंडर्ड कंडीशन की बात होती है, लेकिन अगर सेल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं जहाँ पर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है, तभी भी ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो सेम यहाँ पे हमने ई कैथोड और एनोड दोनों निकाल चुके हैं। ये दोनों वैल्यूज जो है हमने इन दोनों की जगह पर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने ये वैल्यूज लिखी यहाँ पर, ई नॉट कॉपर आयन टू कॉपर माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, ये वाली वैल्यू पूरी सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस आ गया, और ये वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दी फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो ये वैल्यूज जो है आपकी सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप क्या देखेंगे, ये यहाँ पर ई नॉट कॉपर टू कॉपर आयन टू कॉपर माइनस ई नॉट जिंक आयन टू जिंक, यहाँ पे स्टैंडर्ड की बात है तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये तो हमें पता ही है कि ई नोट सेल क्या होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो इस दो वैल्यू को हमने क्या लिख दिया पर, ई नोट सेल, जिसके अंदर दोनों वैल्यूज आ गई, ये ई नोट कॉपर आयन टू कॉपर एंड ई नोट जिंक आयन टू जिंक। ओके, माइनस आर टी अपॉन 2f, दोनों के अंदर कॉमन है, आप इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, इसको बाहर ले लिया। अब क्या बच गया, ln, और यहाँ पर क्या बच गया है, अगर जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है ये पॉजिटिव की हो जाएगी, यहाँ पर ये जिंक वाली आप वैल्यू देख रहे हैं पॉजिटिव की हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर माइनस का साइन बाहर लिया है अगर आपने, तो फिर जब माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा, और हम उस माइनस के साइन को रिमूव करने के लिए जो डिनोमिनेटर में जिंक आयन है इसको ऊपर ले लेंगे तो दोबारा से पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही किया है हमने, वैसे भी आपको रूल्स पता है लॉग वैल्यू सोल्व करने के। तो यहाँ पर जिंक आयन है वो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा और कॉपर आयन डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अगर अभी भी आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो आप पेन पेपर साथ में रखिए और सॉल्व करके देखिए, इंडिविजुअली कर लेंगे, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये वैल्यू आ गई पूरे सेल के लिए। अभी तक हमने जो ये वाली वैल्यूज हमने लिखी है ये किसके लिए, इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड के लिए है। जब पूरे सेल की बात होगी तो उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन किस तरीके से होगी आप देख सकते हैं। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, आप जरा इस रिएक्शन को और ये जो हमने लास्ट में कंक्लूजन लिखा है इससे कंपेयर कीजिए। तो इलेक्ट्रोड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फुल सेल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस आर टी अपॉन 2f ln Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव कहाँ पर है, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में है, और कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन तो हम 1 ही ले लेते हैं इसलिए इसको छोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाई Cu2 पॉजिटिव, तो Cu2 पॉजिटिव रिएक्टेंट में है, तो यहाँ पर तो हम बोल सकते हैं कि माइनस आर टी अपॉन एन एफ ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये भी हम एक जनरल वे ले सकते हैं किसी भी जनरल रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, सेल पोटेंशियल निकालने के लिए। चलिए, और क्या आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि जो यहाँ पर सेल पोटेंशियल है वो दो वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप इधर भी देख सकते हैं कि सेल पोटेंशियल है किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ई सेल ये डिपेंड कर रहा है जिंक आयन की कंसंट्रेशन पे और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन पे। सो सेल पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ कॉपर आयन एंड जिंक आयन। Okay, next is it increases with increase in concentration of copper ion। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वैल्यू है माइनस करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर सेल पोटेंशियल है किसके इक्वल होगा, ई नॉट सेल माइनस समथिंग, और ये जो समथिंग है इसके अंदर कॉपर आयन है डिनोमिनेटर में, तो जितनी ज्यादा कॉपर आयन की वैल्यू होगी तो ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में, और अगर ये पूरी वैल्यू कम हो जाएगी तो इसमें से लेसर अमाउंट आपको माइनस करना पड़ेगा और जो फाइनल आंसर आएगा वो ज्यादा आएगा। इसका मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा कॉपर आयन की वैल्यू होगी उतना ही कम सेल पोटेंशियल होगा, है ना।
सॉरी, जितनी ज़्यादा हम बोलेंगे कॉपर आयन की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा सेल्फ पोटेंशियल होगा। आप डायरेक्ट मत देख लेना कि डिनोमिनेटर में है, क्यों? क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि बीच में यहाँ पर साइन भी है। सो जो सेल्फ पोटेंशियल है इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू जिंक आयन तो सेम कंसेप्ट आप यहाँ भी लगा सकते हैं जिंक आयन की टर्म्स में। यहाँ पे जो माइनस के बाद जो ये टर्म्स है इसके अंदर जिंक आयन है वो न्यूमरेटर के अंदर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा। सो इट डिक्रीजेस इन सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और यहाँ फिर हम बोल सकते हैं सेल्फ पोटेंशियल, इट डिक्रीजेस विद कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। तो न्यूमरेटर में बेशक है जिंक आयन, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्वांटिटी माइनस हो रही है फ्रॉम स्टैंडर्ड सेल्फ पोटेंशियल। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैंने 0.059/2 यूज किया है, एक्चुअली मैंने बाकी वैल्यूज जो है वो प्रोसेस कर दी है, यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर दी है। आर की जगह मैंने 8.314 रख दिया जो भी गिवन टेम्परेचर है, फैराडेज कांस्टेंट रख दिया 96487, और ये 2 क्या है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारी वैल्यूज प्रोसेस करने के बाद ये जो वैल्यूज आई है 0.059/2, 2 रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन होल ट्रांजेक्शन। मीन्स हमें याद है कि यहाँ पर जिंक वाला जो सेल था उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे और कॉपर आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 थी। हमें यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, ऑलवेज यूज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर बोथ द इलेक्ट्रोड, तो दोनों के लिए सेम होनी चाहिए वैल्यू जो आप n की वैल्यू पुट करेंगे। तो इस बात को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये सेल है, यहाँ पर निकल है इसकी एनोड बनी हुई है और सिल्वर की कैथोड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर निकल क्या कन्वर्ट हो रहा है, Ni2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। लेकिन सिल्वर क्या कर रहा है, सिल्वर तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना। तो इसके अंदर आपसे पूछ लिया जाए, बताइए n की वैल्यू क्या होगी। एंड मैंने अभी अभी आपको बताया है क्या, ऑलवेज यूज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बोथ द इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू कैसे देखेंगे, इस रिएक्शन को पहले लिखेंगे, पूरी रिएक्शन लिखी हमने, निकल कन्वर्ट हो रहा है Ni2 पॉजिटिव, मीन दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट। तो आपने एरो लगाई, यहाँ पर निकल रखा और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पर Ni2 पॉजिटिव रखा। ओके, अब यहाँ पे रिडक्शन हाफ सेल के अंदर क्या देखेंगे, Ag पॉजिटिव, ये क्या है रिएक्टेंट और Ag है यहाँ पर प्रोडक्ट। तो Ag पॉजिटिव, रिएक्टेंट को हमने रखा इस साइड पे और Ag को रखा इस साइड पर। अब हमें बैलेंस करना है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। हमें पता है निकल तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लेकिन सिल्वर क्या करेगा, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसीलिए यहाँ पर हमने लगा दिया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 और यहाँ भी 2। तो अब ये रिएक्शन है ये बैलेंस्ड है विद व्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। अदरवाइज आप कह सकते थे बैलेंस तो पहले भी थी जब 2 नहीं लगा हुआ था, बिल्कुल बैलेंस लग सकती थी आपको, लेकिन अगर आप देखें रेडॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रिएक्शन उस टाइम बैलेंस नहीं थी। अब ये रिएक्शन बैलेंस है, क्यों, बिकॉज निकल ने जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए उतने ही इलेक्ट्रॉन सिल्वर ने गेन कर लिए। और नेसेसरी कंडीशन क्या थी, देयर हमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज करने हैं फॉर बोथ द इलेक्ट्रोड। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब वी आर डैम श्योर कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, हम 2 ही यूज करेंगे। तो अब इस रिएक्शन के लिए नर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, E सेल इज इक्वल्स टू नॉट सेल माइनस RT/NF, n की वैल्यू हम यहाँ पर 2 रखेंगे, Ln कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट है यहाँ पर Ni2 पॉजिटिव, देखिए सिल्वर की कंसंट्रेशन 1 है, उसको 1 ही कंसिडर करेंगे, और यहाँ पर निकल की कंसंट्रेशन 1 है और सिल्वर की कंसंट्रेशन भी 1 है। अब एक और बात आपको क्या ध्यान रखनी है, देखिए यहाँ पर ये 2 क्यों आया है, यहाँ पर हमें, अगर आपने कॉपर वाले कंसंट्रेशन याद की है, कॉपर वाला अगर आपको याद है तो आपने क्या देखा था वहां पर, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के बाहर कोई पावर नहीं थी। कोई पावर क्यों नहीं थी, क्योंकि जब आप जनरल रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पर इसके अंदर कोई, सबका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था, 1 था। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर निकल और सिल्वर सेल की, यहाँ पर सिल्वर का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, ठीक है। यहाँ भी चलिए इसकी तो कंसंट्रेशन हम यूनिटी मानते हैं, तो इस पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर सिल्वर का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसीलिए यहाँ पर हमने
concentration of each reactant and product should be raised to the power of their stoichiometric coefficient। तो यहाँ पर सिल्वर के केस में it is 2, hence silver is raised to the power of 2। तो इसका हमें हमेशा ध्यान रखना है, जब आप बैलेंस्ड केमिकल सेल रिएक्शन लिख देंगे उसके बाद जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर आता है आपका 1 के अलावा तो आप हमेशा उसको पावर में लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा सेल पोटेंशियल फॉर दिस सेल। ओके कोई भी जनरल हम सेल रिएक्शन की बात करें तो उसके लिए हम नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे। ये मैंने कोई भी जनरल रिएक्शन लिखी है, यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट सी एंड डी, और यहाँ पर जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी है ये रिप्रेजेंट करे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और इस पूरी सेल रिएक्शन के अंदर n इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजैक्शन हुआ है, मीन्स हम कंसिडर कर रहे हैं कि n इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसके लिए कोई भी अगर ये जनरल रिएक्शन है तो उसके लिए हम सेल पोटेंशियल की वैल्यू कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, दिस इज योर स्टैंडर्ड वैल्यू, ई नोट लिखा ही हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस RT अपॉन NF ln Q। ये Q क्या है यहाँ पर, ये है रिएक्शन कोएफिशिएंट, ये आपने इक्विलिब्रियम के अंदर भी चैप्टर के अंदर किया था। क्या होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट? रिएक्शन कोएफिशिएंट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट to product of concentration of reactant each raised to the power of their stoichiometric coefficient at a condition other than equilibrium। मीन्स हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखी थी, उसके अंदर हम क्या लिखते थे, concentration of C raised to the power C multiplied by concentration of D raised to the power D upon में concentration of A raised to the power A multiplied by concentration of B raised to the power B। इस तरीके से लिखते थे हम। लेकिन अब यहाँ पर कब लिखते थे, जब वहां पर इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हम बात नहीं कर ही नहीं है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है या नहीं है, तो उसके कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखते हैं। तो अब हम निकालते हैं इसी सेल के लिए, इस तरीके से हम ln Q की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हमने पुट कर दी जो मैंने अभी आपको बताया है, concentration of C raised to the power C multiplied by concentration of D raised to the power D divided by concentration of A raised to the power A multiplied by concentration of B raised to the power B। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी सेल पोटेंशियल की, और हमने यहाँ से कैसे निकाली है, विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ ही गया होगा नर्स्ट इक्वेशन की क्या सिग्निफिकेंस है। हम नर्स्ट इक्वेशन को कब यूज करते हैं, जब हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं दी होती, जब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो 1 मोलर नहीं दिया होता, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, नर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं। तो जनरल रिएक्शन थी, आई होप आपको समझ में आ गया है। ध्यान रखना है क्या सबसे ज्यादा गलती होती है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, तो हमें ध्यान रखना है कि पहले हम रिएक्शन को बैलेंस्ड वे में लिखेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गेन या फिर लूज हुए हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे ये सेल दिया गया है, रिप्रेजेंट द सेल इन, यहाँ पर ये सेल दे रखा है और आपको बताना है यहाँ पर सेल पोटेंशियल, आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है सेल पोटेंशियल की। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। तो देखिए रिएक्टेंट के अंदर यहाँ पे सॉलिड दे रखा है, मींस इसको तो हम इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसंट्रेशन हम किसकी देखते हैं, सिर्फ आयन फॉर्म की, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.0001 मोलर। अब यहाँ पे मैग्नीशियम आयन है जो प्रोडक्ट के अंदर है, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.130 मोलर, तो ये कंसंट्रेशन हमें देखनी है। सिल्वर आयन सॉलिड फॉर्म में है, मींस इसकी कंसंट्रेशन हम यूनिटी रखेंगे। सारी वैल्यूज हमें दे रखी है, हमें क्या करना है, डायरेक्टली नर्स्ट इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट ही तो करनी है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दे रखा है हमें, आई मीन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दे रखा है। दिस इज योर ई नॉट सेल, कितना दे रखा है आपको, 3.17 वोल्ट। दिस इज योर सेल पोटेंशियल। तो बस रख दीजिए सारी वैल्यूज किसके अंदर, नर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो हम इस सेल को लिख सकते हैं कैसे, यहाँ पर मैग्नीशियम रिएक्टेंट है और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नीशियम आयन के अंदर। तो ऐसा लिखा है हमने, रिएक्टेंट देन फेज बाउंड्री देन प्रोडक्ट, इसके बाद सॉल्ट ब्रिज लगाया है। देन सिल्वर की बात कर लेते हैं, दिस इज योर कैथोडिक सेल। अब देख सकते हैं हमने कैसे डिफरेंशिएट किया कि यहाँ पर ये एनोड है ये कैथोड है। एनोड पे क्या होता है हमेशा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मींस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन, और इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, एनोड बोल रहे हैं। सिमिलरली अगर हम सिल्वर की बात करते हैं
तो उसके केस में क्या हो रहा है, उसके केस में यहाँ पर Ag पॉजिटिव +1 से जा रहा है 0 के अंदर। तो 0 के अंदर मीन्स 1 से 0 में आ रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। इसीलिए क्या हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, और रिडक्शन किस कहाँ पर होता है, कैथोड के ऊपर होता है। इसीलिए यहाँ पर जो Ag पॉजिटिव से Ag है ये कैथोड को रिप्रेजेंट करता है और रिडक्शन हाफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए मेरे ख्याल से आपको सेल की रिप्रेजेंटेशन तो क्लियर हो गई है, हमने कैसे इसको डिफ्रेंशिएट किया इनटू एनोड एंड कैथोड। हम बात कर लेते हैं नर्स्ट इक्वेशन की। तो नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ई सेल इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस RT अपॉन NF ln। अब यहाँ पर आप देखिए n की वैल्यू यहाँ पर पहले से ही 2 रखी है, क्यों रखी है, सेम सेल देखिए यहाँ पर Ag के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है ना, Ag के ऊपर 1 पॉजिटिव है, लेकिन मैग्नीशियम के ऊपर, तो यहाँ पे इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे। पहली चीज n का, यहाँ पर n क्या हो गया, 2 हो गया। क्यों है यहाँ पर 2, ये वैल्यू 2 क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम तो 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और सिल्वर क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 सिल्वर आयन है, एक सिल्वर एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा सिल्वर आयन है दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कितने हो जाएंगे, 2। दैट इज वाई यहाँ पर हम 2 कंसिडर कर रहे हैं। और मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन क्यों ली हमने, क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड पर है, तो प्रोडक्ट हमेशा हम कहाँ पे लिखेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर के अंदर रिएक्टेंट। तो इस रिएक्शन से हमें पता चल रहा है कि प्रोडक्ट के अंदर क्या है, मैग्नीशियम आयन है। यहाँ पर कितनी कंसंट्रेशन है इसकी, 0.130 मोलर। This is concentration of magnesium ion and divided by concentration of silver ion. Silver ion की concentration कितनी दे रखी है यहाँ पर, 0.0001 मोलर। तो ये हम किस में रखेंगे, रिएक्टेंट के अंदर। और सेम प्रोडक्ट में हम यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई सिल्वर आयन लिख सकते थे, मल्टीप्लाइड बाई Ag रेज टू द पावर 2, पर उसका कोई वो नहीं मिलता, कोई मीनिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर Ag की वैल्यू तो 1 होती एंड 1 रेज टू पावर 2 इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली यहाँ पर हम मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीशियम आयन लिख सकते थे, पर क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम भी सॉलिड में है तो इसकी कंसेंट्रेशन भी हम यूनिटी कंसिडर करेंगे, तो उसको भी लिखना मीनिंगलेस है। तो ये यहाँ पे बस हमारे पास सारी वैल्यूज है। हमारे पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दे रखा है, कितना दे रखा है, 3.17 वोल्ट दे रखा है। तो बस सारी वैल्यूज पुट करनी है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर सिल्वर के ऊपर पावर, ये वो चीज़ है जो मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं, और अगर आप एक भी नंबर इस तरीके से भूल जाएंगे पूरी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी और आपका आंसर भी गलत आएगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि सिल्वर के केस में 2 दे रखा है, तो आप हमेशा यहाँ पर इसको पावर के अंदर लिखेंगे। मैग्नीशियम का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था, इसलिए मैग्नीशियम यहाँ पर सिंपली 1 है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं, सारी वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट 8.314 वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर हमें टेम्परेचर की वैल्यू अगर नहीं दे रखी है तो फिर हम क्या रख देंगे, 298 केल्विन रखेंगे। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96487 रख देंगे। तो पूरा सॉल्व कर देंगे। हमने RT अपॉन F ये वैल्यू है, आप बार बार मतलब सॉल्व करने की बजाय क्या करेंगे, इतनी वैल्यू RT अपॉन F ये वैल्यू है, ये याद रख लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ये तीनों क्वांटिटी R और T की मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई F, अगर ये सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमेशा 0.059 आती है। तो बार बार कैलकुलेशन करने से बेटर है आप ये वैल्यू याद ही कर ले तो बेटर रहेगा। चलिए, तो ई नॉट सेल की वैल्यू हमने रख ली 3.17 वोल्ट फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, और ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 0.059 अपॉन n की वैल्यू हमने 2 रखी है, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजेक्शन हो रहा है, दैट इज वाई n इक्वल्स टू 2। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.130 मोलर। यहाँ पर मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन रख दी है, यहाँ पर सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन लिख दी है, दैट इज 0.0001 मोलर। लेकिन यहाँ पर इसका स्क्वायर भी करना है, अगर ये स्क्वायर नहीं करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो मैच नहीं करेगा और पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। फुल क्वांटिटी को आप सॉल्व करेंगे और ये वैल्यू आ रही है 2.96 वोल्ट। तो इससे एक चीज और आप कर सकते हैं कंक्लूड कि स्टैंडर्ड वैल्यू के अंदर और एक्चुअल वैल्यू के अंदर मींस स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कब था, जब अगर ये सारी कंसंट्रेशन, अगर सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन भी 1 होती, यहाँ पर मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन भी 1 मोलर होती, तो ये वैल्यू कितनी आती, 3.17 वोल्ट। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी रिएक्शन कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं थी, ये कंसंट्रेशन आप देख रहे हैं 1 मोलर से काफी कम थी, यहाँ पर 0.1 मोलर है, इसकी कंसंट्रेशन 0.0001 मोलर है,
अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन काफ़ी कम हुई तो ये वैल्यू है ये भी कम हो जाएगी 3.17 से। खैर ऐसा नहीं कि हमेशा कम होगी, ये इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। सेल पोटेंशियल की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? इन दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर। अगर सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, मतलब 1 मोलर से ज़्यादा होती है अगर सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन, तो फिर ई सेल की वैल्यू भी ज़्यादा होती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और मैग्नीशियम आयन जो है, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होती तो फिर ये पूरी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती और इसीलिए यहाँ से जब माइनस करते तो ई सेल की वैल्यू कम हो जाती। मतलब मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो फिर सेल पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, और अगर सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो फिर सेल पोटेंशियल की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। मीन्स ई सेल और सिल्वर के अंदर डायरेक्ट का रिलेशन है और ई सेल और मैग्नीशियम में इनवर्स का रिलेशन है। लेकिन क्यों है ऐसा? क्योंकि बीच में यहाँ पर माइनस का साइन है, इसीलिए। तो ये पूरी क्वांटिटी है, ये हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल से माइनस कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा है। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो देखते हैं, ये है आपके क्वेश्चंस ऑफ द डे, इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। यू हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टेक्ट विद द सॉल्यूशन हुज pH इज 10। pH 10 का मतलब क्या है? इसका मतलब है माइनस log ऑफ H आयन कंसंट्रेशन इज 10। तो ये काफी बड़ा हिंट है, मैंने आपको दे दिया है। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ही लिखनी है आपको। इसका मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिएक्शंस तो आपको पता है कैसे रखेंगे, हमेशा रिडक्शन हाफ रिएक्शन की फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल की फॉर्म में नहीं लिखना है। तो इस केस में हमें निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इस केस में हमें निकालना है सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों टॉपिक मैंने आज आपको कराए हैं, दोनों के लिए आप निकाल सकते हैं। जब सेल पोटेंशियल की बात हो रही है तो आपको पूरी सेल की रिएक्शन कंसिडर करनी है, इसमें से आपको पहले पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पर रिएक्टेंट कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है, एनोड कौन सी है और कैथोड कौन सी है। उसके बाद आप यहाँ पे सेल को रिप्रेजेंट करेंगे, पूरा सॉल्ट ब्रिज दिखा के पूरा सेल का रिप्रेजेंटेशन आएगा। और सेल के रिप्रेजेंटेशन के बाद आप नर्स इक्वेशन का यूज करेंगे। यहाँ पर नर्स इक्वेशन यूज होगी फॉर द होल सेल और यहाँ पे नर्स इक्वेशन यूज होगी फॉर द रिडक्शन हाफ सेल, क्योंकि हम यहाँ पर जो रिएक्शन लिखेंगे वो रिडक्शन हाफ सेल की टर्म्स में ही लिखेंगे। चलिए, थैंक यू। हो गया।